फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे होंगे। राइट। आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलम फोर्स के नाम से भी जानते हैं हम। राइट। इसके बारे में बात करनी है। कहानी थोड़ा लंबी है, इसलिए एक बार में तो नहीं सुनाऊंगा, तो मे बी इस टॉपिक में 2-3 वीडियोस बनेंगे। राइट। पिक्चर कितनी भी बढ़िया हो, लंबी हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए कहानी लंबी है तो एक वीडियो नहीं, 2-3 वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये पक्की बात है कि कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग। राइट। मुझको स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे कह रहे हैं कि साहब बहुत हेल्प कर रहा है आपके वीडियोस हमें। बहुत पुराने मेरे स्टूडेंट्स जो मैंने पहले पढ़ाए हैं, अर्शदीप सिंह है, 99 लाया था आउट ऑफ 100 फिजिक्स में। अर्शदीप, अगर तुम सुन पा रहे हो तो। मुस्कान अग्रवाल है, रक्षित शुक्ला है, डॉक्टर बन गया है। विवेक राजदेव है, एरिया टॉपर, ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर टुडे। इन सब लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है एंड दे आर वेरी हैप्पी। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो मैंने जैसे बोला, अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरे वीडियोस को देखते रहो। हालांकि फ़िज़िक्स तुम्हारे कितने काम अब आएगी मुझे नहीं मालूम। राइट। लेकिन देख लेना फिर भी। ओके। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रो वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बता रखा है। कहीं भी इलेक्ट्रा या इलेक्ट्रो वर्ड आता है उसका मतलब होता है चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिक वर्ड बेसिकली चार्ज वर्ड के लिए यूज़ होता है। स्टैटिक, मैथमेटिक्स में 2 ब्रांच होती हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मोशन से रिलेटेड और स्टैटिक्स रेस्ट से रिलेटेड। तो स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं पूरा देखूं ऑन द होल, तो दिस इज द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज एट रेस्ट। 2 चार्जेज अगर रेस्ट में हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, और रेस्ट में नहीं भी है तब भी लगेगा। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो 2 चार्जेज एट रेस्ट के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है। तो आप ऐसा ना समझें कि 2 चार्जेज अगर मोशन में है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा होगा, तब भी लग रहा होगा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ना है वो रेस्ट के लिए पढ़ना है। ओके। और इस फोर्स के बारे में कूलम ने हमें काफ़ी कुछ बताया, इसलिए इसको कूलम फोर्स भी कहते हैं। और इन्होंने क्या बताया वो कूलम लॉ के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये लॉ है। लॉ बेसिकली फिजिक्स में या कहीं भी लॉ का मतलब होता है कि हैविंग नो इफ एंड बट्स। कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसी बात जिसमें कोई इफ एंड बट्स ना हो, उसको आप लॉ कहते हैं कि ऐसा ही होता है। इस तरह के स्टेटमेंट को आप लॉ की कैटेगरी में नहीं रखते कि ऐसा होगा तो ऐसा, नहीं होगा तो ऐसा नहीं। ये जो इफ एंड बट्स वाला है, ढुलमुल ढुलमुल है, ये दिस इज नॉट लॉ। लॉ का मतलब होता है ऐसा ही होता है। लेकिन इस कूलम लॉ में 1-2 इफ एंड बट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसको लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ के नाम से भी हम पढ़ते हैं या एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि कूलम भाई साहब ने क्या बताया। राइट। ऊपर से सुन रहे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा एग्जैक्टली वही बताऊं जो इन्होंने बताया, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों रेस्ट में हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर फाइनाइट है, तो क्या बना, इसी स्टेटमेंट में लिमिटेशंस आ जा रही हैं। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इफ 2 पॉइंट चार्जेज, पहली लिमिटेशन कि जो चार्जेज है वो पॉइंट चार्जेज होने चाहिए। 2 पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट, दूसरी लिमिटेशन रेस्ट में होने चाहिए। सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, तीसरी लिमिटेशन कह सकते हैं। ये डिस्टेंस को लेके भी अच्छा खासा डिस्कशन होने वाला है। तो कूलम कह रहे हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज हैं, रेस्ट में हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस भी अगर फाइनाइट है,
तो ये दोनों चार्जेज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट। सारी छोटी क्लासेस से पढ़ के आए, लाइक चार्जेज हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे, ये मैं पता है आपको। तो ये कह रहे हैं कि फोर्स लगेगा साहब। अब मान लीजिए लाइक चार्जेज है तो रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को, इन पे फोर्स लग रहा होगा। तो कूलम लॉ कहता है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज। अब मैं यहीं से कहानी शुरू कर देता हूं। अब ये सुनने में तो सीधा साधा स्टेटमेंट लग रहा है कि हाँ साहब ठीक है, दोनों में फोर्स लगेगा और ये फोर्स जो है प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। इतना सीधा भी नहीं है, राइट। कि मान लीजिए, या चलिए पहले हम इसको कंप्लीट कर देते। तो ये पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, तो वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था। वहां भी दो मासेस के बीच का फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता था। काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में आता है, बट फॉर्मूले के हिसाब से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। ये है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करें, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी के मार्क को हटा के मैं एक कांस्टेंट फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे K इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बाद में इस K के बारे में भी बात हमें करनी पड़ेगी कि ये कांस्टेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिलहाल ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पहला स्टेटमेंट कूलम्स लॉ का है, ये क्या बता रहा है, यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। सीधा सीधा स्टेटमेंट नहीं है ये। मान लीजिए दो चार्जेज में से एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है 8 माइक्रोकूलम। दोनों का सेपरेशन मान लीजिए 1 मीटर है। एक दूसरा पेयर ले लेता हूं जिसमें एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है 8 माइक्रोकूलम और इनके बीच का सेपरेशन भी 1 मीटर है। तो क्योंकि सेपरेशन दोनों केसेस में सेम लिया है मैंने, तो अब बची Q1 Q2, मीन्स दिस फोर्स विल डिपेंड ऑन Q1 Q2 ओनली। R और K तो सेम ही हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बता रहा है, अगर आप पहला पेयर देखें तो पहले पेयर में एक चार्ज 2 है और दूसरा 8 है, सॉरी दूसरा 4 ले लेते हैं, आई एम सॉरी, दिस इज 4। तो पहले पेयर में एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और दूसरा है 4 माइक्रोकूलम। प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8। सेकेंड पेयर में एक चार्ज 1 है और दूसरा 8 है, प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, 8। यानी 2 एंड 4 या 1 एंड 8 का कमाल नहीं है, प्रोडक्ट का कमाल है। जितना फोर्स 2 और 4 में लगेगा उतना ही 1 और 8 में लगेगा, भले ही चार्जेस डिफरेंट है। इसलिए वो कह रहा है कि Q1 Q2 की इंडिविजुअल वैल्यू काउंट नहीं कर रही है, प्रोडक्ट कितना है वो देखो आप। तो दोनों केसेस में फोर्स एक जैसा लगेगा, भले चार्जेस डिफरेंट है। एक तो ये बता रहा है। दूसरी बात क्या बता रहा है, अगर मैं ये वाला पेयर ले लूं मान लो, और आपसे कोई पूछे कि 1 वाला 8 पे ज़्यादा लगाएगा कि 8 वाला 1 पे ज़्यादा लगाएगा, तो पहली नज़र में देखने में लग रहा है 8 वाला 1 पे ज़्यादा लगाएगा। ये मैक्सिमम केसेस में बच्चे आंसर मुझे देते हैं। लेकिन आप फॉर्मूला देखो, 1 का फोर्स 8 में निकालेंगे, 1 इंटू 8 लिखेंगे, 8 का फोर्स 1 में निकालेंगे, 8 इंटू 1 लिखेंगे, दोनों केसेस में सेम आएगा। यानी जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा, और इक्वल एंड अपोजिट, मतलब अपोजिट तो लगाएंगे ही। लाइक चार्जेज है तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे तब भी अपोजिट, अनलाइक चार्जेज हैं तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे तब भी अपोजिट, और लाइक चार्जेज है तो रिपेल कर रहे होंगे तब भी अपोजिट। तो इक्वल भी और अपोजिट भी, यानी जितना फोर्स ये इसमें लगाएगा उसके उतना ही फोर्स ये इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। यानी पहला स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि ये जो फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करेगा, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो कर रहा है, ये बता रहा है। अब देखिए, जो स्टेटमेंट सीधा सीधा लग रहा था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है।
मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस को लेके डिस्कशन करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस को लेके डिस्कशन से पहले मैं यहाँ पर अगर एक ग्राफ प्लॉट कर दूँ, हालांकि बड़ी सिंपल सी बात है, ये फोर्स है और यहाँ पे मैं ले लूँ Q1 Q2 का प्रोडक्ट और मान लूँ कि डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों चार्जेज का, तो फिर प्रोडक्ट में और फोर्स का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन इस तरह का ग्राफ आएगा, वो पता है आपको। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस को लेके क्या चीज़ है? डिस्टेंस को लेके आप देख रहे हैं कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो फिर से अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं यहाँ पे R वर्सेस F, दिस टाइम कीपिंग दिस Q1 इंटू Q2 कॉन्स्टेंट, इस प्रोडक्ट को और कॉन्स्टेंट मान लो और सिर्फ डिस्टेंस और F को लेके मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। अब यहाँ से हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं कि इफ़ यू लुक एट दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ का ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है और ये भी बता रहा है कि एज R टेंड्स टू इन्फिनिटी F टेंड्स टू 0। इसीलिए आपने बोला था कि सेपरेशन फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट सेपरेशन पे फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो आप सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे, फोर्स कम होता जाएगा, सिंपल, कोई ज़्यादा उस बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट को देखें तो यहाँ पे आप इसका रिवर्स नहीं लिख पाएंगे कि एज R टेंड्स टू 0 F टेंड्स टू इनफाइनाइट आप नहीं लिख पाएंगे। होता क्या है कि ये बात अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस को कम करते जाए तो फोर्स बढ़ता जाएगा, ये बात एक लिमिट तक सही है। और वो लिमिट क्या है? डिस्टेंस की वो लिमिट क्या है जहां तक मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है आप डिस्टेंस कम करते जाइए फोर्स बढ़ता जाएगा, बिल्कुल सही है। तो डिस्टेंस की वो लिमिट है R इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर, जिसको आप फर्मी के नाम से जानते हैं। वन फर्मी, फर्मी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और फर्मी की स्पेशलिटी क्या है कि डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट है। अब आप बहुत स्मॉल सेपरेशन की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो सेपरेशन होता है ये वो ऑर्डर है। और इस डिस्टेंस की यही स्पेशलिटी है कि इतने से कम डिस्टेंस पे अगर दो पार्टिकल्स आ जाएं, कोई से भी चार्ज पार्टिकल हो अनचार्ज पार्टिकल हो, तो फिर उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है। और न्यूक्लियर फोर्स नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो जैसे ही दो चार्ज पार्टिकल्स का सेपरेशन 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होगा तो कूलम फोर्स तो लगेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कूलम फोर्स नहीं लगेगा, कूलम फोर्स डेफिनेटली लगेगा, लेकिन फिर न्यूक्लियर फोर्स भी इफेक्टिव हो जाता है। और क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स कूलम फोर्स के रिलेटिवली या कंपैरेटिवली 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो जो स्ट्रांग होगा वो डोमिनेट करेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत सुनी होगी आपने। तो अब 10⁻⁻15 मीटर से कम सेपरेशन पे न्यूक्लियर फोर्स भी एक्टिव हो गया और वो बहुत स्ट्रांग फोर्स है। तो उस स्ट्रांग फोर्स के सामने फिर कूलम फोर्स की कोई औकात नहीं है, इसलिए कूलम फोर्स अनइफेक्टिव हो जाता है। फिर न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लगता है। इसलिए मैंने कहा कि डिस्टेंस को लेके थोड़ा सा समझना है आपको। तो ये एक और लिमिटेशन कूलम फोर्स की है कि कूलम फोर्स बिकम्स अनइफेक्टिव इफ द सेपरेशन इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। रिमेंबर दिस वर्ड, आई हैव यूज्ड द वर्ड अनइफेक्टिव। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं लग रहा है। न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो कूलम फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी कूलम फोर्स काम करता है, लेकिन डोमिनेटिंग फोर्स कौन होता है? न्यूक्लियर फोर्स। ये ध्यान रखिए आप। तो ये बात निकल के आई इनको लेके। अब इस कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, राइट। तो हमने देखिए कूलम फोर्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशन यहाँ पे किया, कुछ लिमिटेशन। हालांकि इन लिमिटेशंस को मैं अभी और डिटेल में डिस्कस करूंगा कि पॉइंट चार्जेज क्यों होने चाहिए, रेस्ट पे क्यों होने चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, ये डिस्कशन अभी होगा। इससे पहले मैं इस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, राइट।
तो इस कांस्टेंट को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो ये जो स्मॉल के मैंने लिखा है ये होता है 1/4πε0। तो आपका कूलम फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। लेकिन ये जो फॉर्म है कूलम्स लॉ की, ये तब एप्लीकेबल है जब दोनों चार्जेज के बीच में या तो वैक्यूम हो या एयर हो। एयर बहुत थिन होती है, राइट? एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एयर ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है ऑल टुगेदर, उस वॉल्यूम में से मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है वो वैक्यूम होता है। एयर के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, मान लीजिए मैं एक बॉक्स के अंदर एयर है मान लीजिए, तो मॉलिक्यूल्स ने इंडिविजुअली जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम जो होगा वो स्पेस ने ऑक्यूपाई किया होगा, क्योंकि सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए एयर को वैक्यूम जैसा ही ट्रीटमेंट हम दे देते हैं इस केस में। तो अगर दोनों चार्जेज के बीच में वैक्यूम या एयर है तब तो आप ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई मीडियम आ जाए, दोनों चार्जेज के बीच में अगर कोई मीडियम आ जाता है अदर देन एयर, क्योंकि एयर भी एक मीडियम है, तो एयर के अलावा अगर कोई मीडियम आ जाता है फिर आप इस फोर्स को लिखते हैं 1/4πε Q1 इंटू Q2/r²। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या आप ऐसे लिख लीजिए 1/4πε0ε r इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 k Q1 Q2/r²। अब देखिए इस कांस्टेंट में भी हमारे लिए समझने की बहुत सारी बातें हैं। 3 डिफरेंट चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस की हैं यहाँ पे। एक तो है ε0, एक है एप्सिलॉन, एक है εr और एक है k। ये 4 चीज़ें इसमें आप देख पा रहे हैं। एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी क्या है ये भी अलग से समझेंगे। एप्सिलॉन 0 लिखा है तो ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज व्हाट यू कॉल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम या एयर, क्योंकि एयर को हम फ्री स्पेस जैसा ही मान रहे हैं इस डिस्कशन में। एप्सिलॉन का मतलब भी परमिटिविटी है, लेकिन दिस इज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी अदर देन एयर। एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है। दिस इज व्हाट यू कॉल रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, क्योंकि रिलेटिव हमेशा कंपैरेटिव टर्म है। आपने क्लास 11th में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा कि जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को आप किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन से कंपेयर करने लगते हैं तो रिलेटिव वर्ड यूज होता है। तो यहां भी रिलेटिव का वही मतलब है कि अगर आप किसी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं तो वो रिलेटिव हो जाएगा। परमिटिविटी क्या होती है ये मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, अभी तो मैं खाली सिंबल्स का मीनिंग समझा रहा हूं। तो रिलेटिव परमिटिविटी को मैं ऐसे लिखता हूं ε/ε0, और यही रिलेटिव परमिटिविटी को K भी लिखा जाता है, जिसमें K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज व्हाट यू कॉल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो मीडियम बीच में आ जाता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बचे ये 2 वर्ड कि ये परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है और ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट? तो देखिए पहले मैं आपको डाइलेक्ट्रिक समझा दूं। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर होता है।
लेकिन आप ये ना समझें कि हर इंसुलेटर एक डाइलेक्ट्रिक होता है। यहाँ पे थोड़ा सा किंक है। एवरी इंसुलेटर इज नॉट अ डाइलेक्ट्रिक, बट एवरी डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर। यानी एक डाइलेक्ट्रिक जो कि एक इंसुलेटर है, तो ये खास तरह का इंसुलेटर है, स्पेशल टाइप का इंसुलेटर है। अब इसमें क्या खास बात है? तो एक ऐसा इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करे। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। एक ऐसा इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्ट्रिक्ट करे, आगे ना बढ़ने दे, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब जैसे कंडक्टर्स की बात करूं, तो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में अगर कंडक्टर आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के रास्ते में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो डाइलेक्ट्रिक थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट्रिक्ट करता है, बाकी को जाने देता है। इसलिए भी बोलते हैं परमिटिविटी, एबिलिटी टू परमिट। सो एबिलिटी टू परमिट व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये डाइलेक्ट्रिक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाने दे रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि कितना ये रेस्ट्रिक्ट कर पा रहा है। कंडक्टर के केस में मैंने बताया कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर देगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा आगे। लेकिन डाइलेक्ट्रिक थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाने देगा, राइट, और थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करेगा। इसको बोलते हैं परमिटिविटी, या ये एबिलिटी जिस इंसुलेटर के पास होती है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। मैं शॉर्ट में रिमाइंडर फिर से दे दूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए एक बात ये समझना जरूरी है कि ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स कैसे लगा पा रहा है। डेली लाइफ में आपने देखा है कि अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाना है, मान लीजिए आप ही ने किसी बॉडी में फोर्स लगाना है, तो सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट उसकी क्या होती है? कि मान लो मुझे इस बोर्ड पे फोर्स लगाना है, तो इसकी सबसे जरूरी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कि मेरा और बोर्ड का कांटेक्ट होना चाहिए। या तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो, लेकिन कांटेक्ट होना चाहिए। बिना कांटेक्ट के फोर्स नहीं लगा पाऊंगा। आपने क्लास 11 में पढ़ा है कांटेक्ट फोर्सेस, और उसी के साथ आपने पढ़ा होगा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, कि बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लग जा रहा है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है, अर्थ और सन एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड देयर इज नो कांटेक्ट इन बिटवीन। एक मैग्नेट किसी आयरन पे फोर्स लगा रहा है, देयर इज नो कांटेक्ट इन बिटवीन। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, देयर इज नो कांटेक्ट इन बिटवीन, बट स्टिल दे आर अप्लाइंग फोर्स। कुछ तो होगा बीच में। तो दो बॉडीज एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगा पाती हैं? क्योंकि दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। एक बॉडी जब दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आती है तब लगता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है तो नहीं लगता है। एक आयरन की बॉडी जब किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तब मैग्नेट फोर्स लगा पाता है, नहीं तो नहीं लगा पाता। एक चार्ज जब दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तभी उस पर फोर्स लगा पाता है, नहीं तो नहीं। तो क्या है ये फील्ड? ये एक तरह के कांटेक्ट मीडियम है बिटवीन द टू बॉडीज। ये दोनों बॉडीज के बीच में कांटेक्ट बना देते हैं। तो इस चार्ज की सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस पे लग रहा होगा। इसी तरह से इस चार्ज की सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस पे लग रहा होगा। ठीक है। अब बीच में अगर कोई मीडियम आ जाए, कोई मीडियम बीच में आ गया, अगर ये कंडक्टर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं जा पाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं जा पाएगा, देन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस वुड बी जीरो। लेकिन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली तो यहां नहीं आएगा, थोड़ा सा ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा। अब सवाल है कि कितना रेस्ट्रिक्ट कर देगा, वो डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। जितना हाई वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की होगी उतना ज़्यादा ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी यहां से यहां उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच पाएगा।
तो फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको बता दूं तो मिनिमम वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की होती है 1 एंड दिस इज फॉर एयर और फॉर वैक्यूम, ये मिनिमम वैल्यू है। और जबकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, जो कि कंडक्टर्स के लिए होती है। मैंने अभी आपको बताया कि कंडक्टर अगर बीच में आ गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं जा पाएगा। एंड लुक एट द वैल्यू ऑफ k फॉर द कंडक्टर्स, इट इज इनफाइनाइट। एंड इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ k here, k equal to infinite, the force will become 0. So higher is the value of k, lesser electric field it will allow to pass through it. जितना हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका होगा उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड ये आगे बढ़ने देगा। परमिटिविटी, एबिलिटी टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट, ऐसे कह लो, या एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कह लो, एक ही बात है। जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करेगा उतना कम परमिट करेगा, जितना कम रिस्ट्रिक्ट करेगा उतना ज्यादा परमिट करेगा आगे बढ़ने के लिए। एक ही बात है, रिलेटेड है। और मैं देख पा रहा हूं कि k की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो डेफिनेटली दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी मीडियम में अदर देन एयर के अलावा किसी मीडियम में अगर दो चार्जेस हैं तो ये फोर्स डेफिनेटली कम होगा एज कंपेयर टू अगर वो एयर या वैक्यूम में रखे हैं। यानी एयर या वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। बीच में कोई मीडियम अगर आ गया तो ये फोर्स फिर कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा वो भी देखेंगे। और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो बात मैंने लिखी है कि मीडियम बीच में आ जाने से दोनों चार्जेस का फोर्सेस कम हो जाता है, ये बात तभी एप्लीकेबल है व्हेन द टू चार्जेस आर फुल्ली सबमर्ज्ड इन दैट मीडियम। यानी पूरा का जैसे पानी में डाल दिया आपने कोई चीज तो चारों तरफ पानी है। इस बात को समझिए। देखिए दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और इनके चारों तरफ हर तरफ एक मीडियम है, ये अलग सिचुएशन है। और ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में सिर्फ एक मीडियम है, ये अलग सिचुएशन है। इस बात को ध्यान रखिए। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने इसीलिए पहले आपसे कहा था कहानी थोड़ा लंबी है, इसलिए पेशेंस के साथ सुनिए। छोटा वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा पार्ट बनाऊंगा, उसमें देख लेना। अब मिस मत करना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाएंगी आपकी। तो कूलम्स लॉ हमने बिल्कुल बढ़िया से डिस्कस करना है ताकि कोई भी बात छूट ना पाए। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कूलम फोर्स। इसका आगे का डिस्कशन में दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, पार्ट 2 में, कूलम फोर्स पार्ट 2, उसको आप देख लीजिएगा। और मैं बार बार तो नहीं कहता इस बात को, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं किसी सेंस में तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है और कुछ नहीं है। और आपके लिए ये अच्छा है कि आपको नेक्स्ट वीडियो इमीडिएटली मिल जाएगा जैसे ही मैं अपलोड करूँगा। Okay, so this is all for today. Thank you very much and best of luck.